हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एमसीक्यू में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एमसीक्यू रहेगा। ओके, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आज का हम लोग देखते हैं अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला एमसीक्यू से पहले आज मैं आपके लिए एक अलग प्रकार का मतलब शुरुआत में ही टॉपिक का कुछ आपका व्याख्या करूँगा। और इससे क्या होगा कि आपको एक ओवरऑल जो टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो आपका संक्षेप में मैं इसका विवरण कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा नया एक एक्सपेरिमेंट है। कैसा लगा आप लोग को, ये आप लास्ट में जाके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक है। पहले सुप्रीम कोर्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या है, देखते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो हमारा क्या है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, देश का शीर्ष न्यायिक संस्था होता है और संविधान का संरक्षक होता है, माना जाता है, यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। ओके, संवैधानिक आधार का क्या है, अनुच्छेद 124 से 147 तक किसका बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का बात करता है। स्थापना कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ओके, और इसको अंगीकृत कब अपनाया कब गया था, यानी अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ओके, आई थिंक इतना तो जानते होंगे। कितना टाइम लगा था, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। ओके, 2 महीना 11 वर्ष 18 दिन। ओके, इतना ही टाइम इसमें लगा था। स्थान कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इसका जो संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या क्या है इसमें। तो इसका कंपोजिशन क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश, जो 34 मतलब टोटल मिला के 34 न्यायाधीशों की संख्या होता है। वर्तमान में सीमा में क्या है कि ये 34 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ये आपका कितने अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या रखा गया है, तो 34, जिसमें एक क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जस्टिस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो हम देखते हैं, देखिए नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन इसमें कॉलेजियम सिस्टम व्यवहार में रहता है। योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी जो मांगता है 124 में हमारा योग्यता का बात करता है। तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। दूसरा क्या होना, 5 वर्ष या हाई कोर्ट का न्यायाधीश जज बना होना चाहिए। और थर्ड क्या कहता है कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के अधिवक्ता के तौर पे वो कार्य किया हो, या प्रतिष्ठित जो है विधिवेता हो, यानी ज्ञाता हो कानून के बारे में। ओके, कार्यकाल क्या है इसका, तो कार्यकाल होता है एवं सेवानिवृत्ति। जो सेवानिवृत्ति की आयु है आपका 65 वर्ष है। हटाने की प्रक्रिया जो है, अनुच्छेद आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में आपका इसका दिया हुआ है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा इनको हटाया जा सकता है, किसको, न्यायाधीशों का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो क्वेश्चन को और भी करने में आसानी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये मेरा नया प्रयोग है, कैसा आपको लगा, ये आप हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल पे जाके और हमारे ये वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइबर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। कंपटीटर हम लोग का लक्ष्य है 1 के तक, ताकि जो चैनल हो मोनेटाइज हो जाए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक और भी मतलब अच्छे से अच्छे मतलब ऑर्गेनाइज ढंग से या फाउंडेशन बैच में आपके लिए प्रोवाइड करवा पाऊँ। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो बढ़ते हैं, आज का पहला जो हमारा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो अभी हम लोग जाने हैं 28 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था, ये इस दिन क्या हुआ था, कार्य जो है इसका कार्य का प्रारंभ माना जाता है कब से, 28 जनवरी 1950 को। ओके, और इसमें क्या है कि जो इसका फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश हुए थे ना, एच जे कानिया हुए थे, एच जे कानिया। ओके, एच जे कानिया।
तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एस.जे. कानिया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर पे आज हमारा क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? अभी हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसमें क्या है कि व्यवहार में कौन रहता है आपका? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। क्या होता है कि 100 आर्टिकल 124 के तहत कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ये किसके तहत से होगा? कॉलेजियम सिस्टम द्वारा ये व्यवहार में जो आता है कॉलेजियम सिस्टम द्वारा होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मतलब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है ना, आपको पहले बता देता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस में इनके 4 वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं, सॉरी वरिष्ठ जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ये मिलकर किसी एक का रिकमेंडेशन करते हैं नाम जज में से ही। तो जो जज में से किसी एक का नाम रिकमेंडेशन किसको करेंगे? ये पहले करते हैं किसको? लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर इसका प्रस्ताव जो आता है तो वो क्या उसका जांच पड़ताल करता है। उसके बाद ये कहाँ भेजता है? आपका पीएम के पास भेजेगा। पीएम क्या करता है? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। ओके, तो इस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति होता है। तो ऐसा हमारा संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 124 के तहत। लेकिन ये कॉलेजियम व्यवस्था की तरह होता है, कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है। तो ये कब आया था कॉलेजियम सिस्टम? जब सेकंड जज केस जो आया था आपका 1993 में, तो उसी से कॉलेजियम सिस्टम को मान्यता मिला था। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड में हम लोग चलते हैं। तो थर्ड का क्वेश्चन आज का हम क्या कर रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश सहित कितने होंगे? तो 34 अभी हम लोग पढ़े थे। देखिए पहले क्या था ना, पहले 31 था, पहले ये था 31। सुप्रीम कोर्ट जब आया, सुप्रीम कोर्ट आपका नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट के एक्ट जो आता है 2019 में, जब के तहत क्या किया गया कि एक तो सीजीआई रहेगा, प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। ओके, अन्य, तो ये टोटल कितना हो गया? 34 हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सेवानिवृत्ति का आयु क्या है? तो हम अभी पढ़े हैं 65 वर्ष का होता है, 65 वर्ष। और हाई कोर्ट का जो होता है ना 62 वर्ष होता है। ये हाई कोर्ट का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में, इसलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दिया था मैं इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको और आसानी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा था कि आप लोग का जो देखने का नज़रिया है, थोड़ा-सा मैं सोचा कि थोड़ा अलग चेंज करूँ ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस में वर्णित है? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 124 4 में। क्या होता है? इसका आधार क्या होता है? आधार होता है कि मान लिया गया, सिद्ध कर दिया गया कि कदाचार है या अक्षमता है, तो इस आधार पे इसको क्या कहा जाता है, या संविधान का उल्लंघन किया है, तो इस आधार पर क्या न्यायाधीश को हटा दिया जा सकता है। प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया इसमें चलता है कि इस दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में क्या होता है कि विशेष बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत द्वारा। यानी क्या होगा कि 2/3, 2/3 उपस्थित जितना भी है और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य इसके लिए क्या होना चाहिए? द्वारा ही ये पास होना चाहिए। वोट देगा तभी इसको हटाया जाएगा। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है आर्टिकल 124 4 में, क्लॉज 4 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है? तो मूल अधिकार क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 2 राज्यों के बीच विवाद। आर्टिकल जा आपको 131 कह रहा है, 131 कह रहा है क्या कि तहत क्या कहता है कि केंद्र और राज्य, ठीक है? केंद्र वर्सेस राज्य हो, स्टेट हो, ओके? या स्टेट वर्सेस स्टेट हो, ओके? ये क्या करता है, या मतलब जो है विवाद जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट के क्या आता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। ओरिजिनल जो है जुरिस्डिक्शन में कौन आता है आपका? केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा हो,
या राज्य बनाम राज्य का विवाद हो, तो ये सब क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ओके, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये क्षेत्र में आता है, यानी मूल अधिकार क्षेत्र में आता है ये सब। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। याद रखिएगा आर्टिकल 131। ओके, 131। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 7वां नंबर, कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाला रिट्स का आधार कौन सा होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो जारी करता है ना, वो आर्टिकल 32 से करता है। इसके पास जो 5 रिट जो जारी करता है आपका, 5 प्रकार के, यही रीट को क्या कहा गया था, संविधान का आत्मा बोला गया था आपको। आर्टिकल कितना को, 32 को किसने कहा था, तो बी आर अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसके तहत क्या है ना, आर्टिकल के तहत जो रिट जो सुप्रीम कोर्ट दायर करता है, उसका नाम लिख लीजिएगा। एक हैवियस कॉर्पस होता है, एक हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, दूसरा मैंडेमस, एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है सेरिटोरी, ओके, और एक होता है आपका को वारंटो। तो ये होता है आपका रिट जारी करता है। और आपका जो आर्टिकल 226 है, जो मूल अधिकार के लिए ये आपका हाई कोर्ट संरक्षण प्रदान करता है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक आता है यहाँ पे आपका स्पेशल जो लीव पिटीशन है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये क्या है ना, आपका सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधीन शक्ति है। कैसा शक्ति है, तो विवेकाधीन शक्ति है। ये आपको आर्टिकल 36 में कहा गया है। कितना, आर्टिकल नंबर 36, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, किसी भी अदालत से या ट्रिब्यूनल से अपील इसमें स्पेशल जो लीव पिटीशन है किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन जो न्यायिक पूर्वावलोकन के बारे में है, क्या 9th नंबर, कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है, क्या होता है, पुनरावलोकन कि संविधान का जो होता है ना, ये सबसे पहले तो इसका आंसर हम लोग देते हैं कि संसद के कार्यों की जांच करता है। चलिए ठीक है, कार्यपालिकाओं के निर्णयों की समीक्षा करता है, ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना इसका अर्थ है, तो यानी डी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि संविधान का ये मूल ढांचा है। जुडिशियल रिव्यू जो है संविधान के मूल ढांचा में है, यानी मूल में ही जोड़ा हुआ है। इसको में क्या होता है कि बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का माना गया है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है, विधायिका लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों की समीक्षा कर सकता है। ये क्या कहाँ से आया था, केशवानंद जब भारती केस जो हुआ था आपका 1973 में, तो उसमें ये जुडिशियल रिव्यू आपका बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मतलब उजागर हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा देखिए न्यायालय का जो अगला क्वेश्चन जो है 10वां नंबर, निम्न में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र है। देखिए कुछ देर हम लोग जो पढ़े थे, पहले जो पढ़े थे 6 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, क्या कि उसमें क्या था, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का बात कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है कि आपका एडवाइजरी जो है, एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन उसका बात कर रहा है। तो इसमें कौन कौन आएगा आपका 10th नंबर क्वेश्चन में, तो ये हमारा कहाँ से बात करता है, वो तो कर रहा था क्या, हम ओरिजिनल जो मूल अधिकार क्षेत्र था 100 आपका 31 था। अब ये कहाँ से आएगा 10 में आपका 143 से बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 143 जो करता है, 143 क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और ये जो सलाह जो होगा, ये राष्ट्रपति के लिए सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। तो सलाहकार बाध्यकारी नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं कि सलाह और न इसके ऊपर जाएगा कि सलाह ये देने के लिए भी बाध्य है। ओके, तो यही कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा क्या कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता, एक था जुडिशियल रिव्यू, ये है जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, एक्टिविज्म क्या है, सर्वाधिक प्रयोग किसके माध्यम से हुआ है।
अभी तक किसके माध्यम से हुआ है? तो ये हमारा और कौन कर सकता है आपका आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है कि इसमें रिट का क्षेत्राधिकार दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि पीआईएल कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है क्या जनहित याचिका। ओके, जनहित याचिका पब्लिक जो लिटिगेशन है वो है। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी हिंदी में होता है जनहित याचिका का विकास हुआ इसी से पीआईएल से। मतलब पीआईएल के द्वारा ही क्या होता है, मतलब ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म से ही पीआईएल का विकास हुआ। गरीब जो वंचित वर्ग है को सीधी पहुंच मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी वो जा सकते हैं, तो इसके तहत आया। ओके, आज का हम लोग जो आपका अगला क्वेश्चन जो हमारा है 12 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, इसमें कथन कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो उसके हम लोग के बारे में जानना है। तो पहला क्या है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ये पहले ही बढ़ गए थे कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी गार्जियन है तो संविधान का संरक्षा भी करेगा। आपका सर्वोच्च न्यायालय संसद से ऊपर है, ऐसा नहीं है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है आपका, तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 1 और 2 यानी बी नंबर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद से ऊपर नहीं है, बल्कि क्या है, संविधान सबसे ऊपर है, यानी संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर जो हमारा क्या कह रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम का उल्लेख सीधे किसमें मिलता है, तो किसमें मिलेगा, अभी हम लोग पढ़ते हैं कहाँ मिलेगा, कॉलेजियम सिस्टम कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा जो मिलता है ना आपका 13 नंबर का कहाँ मिलेगा आपका, सी में, न्यायिक निर्णय में। कॉलेजियम सिस्टम न्यायिक निर्णय में हुआ था। इसका देखिए, इसका मतलब क्या है कि कॉलेजियम शब्द जो था आपका संविधान में तो था नहीं, तो ये क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम एक केस होता है, फर्स्ट जब जज का केस होता है, जज केस होता है आपका 1981 में, आपका फर्स्ट जज केस कब हुआ, फर्स्ट जज केस 1981 में हुआ। फिर जब सेकंड केस जो हुआ जज केस, वो 1900 आपका 93 में हुआ। ओके, और जो यहीं से क्या आया ना, थर्ड केस भी एक होता है आपको जज केस 1998 में, तो यहाँ से क्या निकल के आया है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से विकसित व्यवस्था ये होता है। ओके, समझे, तो ये क्या हुआ आपका न्यायिक निर्णय हुआ कि न्याय के द्वारा ही ये आया है, उल्लेख किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो 14th नंबर क्वेश्चन है हमारा जो है, क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्र देखिए अब आ गया अपीलीय, एक आपका था मूल जो 131 में था, आप एक आपका था और क्या आया था, सलाहकारी एडवाइजरी, तो वो कौन सा आया था, 143 में आया था। अब आ गया आपका अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, तो अपील करने वाला अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, ये आपका कौन सा आपका अनुच्छेद में आएगा, तो ये आपका आएगा 132। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि आपका किस मामले में करता है, तो देखिए अपीलीय जो क्षेत्र होता है ना उसका जो अलग अलग, जैसे संवैधानिक मामले में करते हैं तो 132 के तहत करते हैं। ओके, दीवानी मामले में करेंगे आर्टिकल 133 के तहत करेंगे, आपराधिक मामले में करेंगे 134 के तरह करेंगे, तो ये आपका आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो क्या होगा कि आधार नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद आधार नहीं है। इंटरनेशनल विवाद जो होता है ना आपका, वो क्या करता है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये सुलझाया जाता है, जो आपका कहाँ है, नीदरलैंड के द हेग में, कहाँ, हेग में है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक अपील में अंतर का मुख्य आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है, मेन जो वेस है क्या है हमारा न्यायिक समीक्षा और न्यायिक अपील में, तो ये हमारा 15 नंबर का क्या हो जाएगा आपका अधिकार जो क्षेत्र है, उसका जो अधिकार क्षेत्र का है कि कितना किसको अधिकार दिया गया है। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है, जो आपका न्यायिक समीक्षा जो है, संविधान के उल्लंघन का जांच करता है, क्या करता है, उल्लंघन जब
संविधान का होगा ना, तो उसका जाँच करेगा। और जो ये जुडिशियल अपील है, वो आपका क्या करता है, निचली अदालत जो है, अदालत के फैसले का समीक्षा करता है। तो दोनों अलग-अलग है। ये जो है, जो निचली जो कोर्ट है, ठीक है? उसका फैसला का जाँच करेगा, समीक्षा करेगा, और ये आपका क्या करेगा, संविधान का उल्लंघन कोई किया है वो, तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आज का? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान कहाँ से सुनिश्चित होते हैं? तो ये कहाँ से होंगे आपके? 16 नंबर, तो ये आपका संविधान से ही होता है, ठीक है? संविधान का जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है, जिसको बोला संचित निधि जो जिसको बोला जाता है, उसी से दिया जाता है। ये क्या होता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को आपका आधार है। क्या? मतलब ये वेतन और उसके जो संचित निधि से दिया जाता है जो। अगर संसद इसको बनाता ना, तो ये क्या करता, कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करता, और कहीं न कहीं बायस हो जाते जज लोग भी। इसलिए संचित निधि यानी कॉन्सिलेटेड फंड जो है, उसी से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन से संबंधित प्रावधान कहाँ से होते हैं? तो अभी हम लोग देखें, कहाँ से? संविधान से होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ई के यहाँ पे आता है आपका एक वर्ड आता है, क्रिएटिव पेटिशन क्या होता है? क्रिएटिव पेटिशन क्या होता है हमारा? 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपका ये है क्या, रिव्यू पिटीशन के बाद अंतिम रिव्यू। देखिए क्या होता है ना, रिव्यू पिटीशन जो है, आर्टिकल नंबर आपका 137, ये आप लोग हो सकता है मे बी बहुत लोग आप आज पहली बार जाने कि रिव्यू पिटीशन भी होता है आपका, और क्यूरेटिव पिटीशन भी होता है। तो इससे क्या आशय है, वो हम समझते हैं। आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन बात किया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन जो होता है ना, कि एक केस आया था, रूपा अशोक हुर्रा, ठीक है? रूपा अशोक हुर्रा केस 2002 में आया था। वहाँ से क्या हुआ था कि अगर नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन पे क्या होता है ना, अगर उल्लंघन हुआ, तो उस पर क्या होगा, क्यूरेटिव पिटीशन चलाया जाएगा, ओके? तो याद रखिएगा, आपका रिव्यू पिटीशन आपका आर्टिकल नंबर 137 पे आता है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन जो है आज का, क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक कार्य है? तो ये कौन सा कार्य है? अधीनस्थ न्यायालयों के निगरानी करना, ये तो आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक कार्य में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है। न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा संवैधानिक उपाय क्या है? तो हमारा निश्चित कार्यकाल करना, कठिन हटाने की प्रक्रिया है, वेतन संरक्षण है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ओके? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा-सा हाई कोर्ट के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा-सा जानकारी हम लोग ले रहे हैं अभी। हाई कोर्ट का कह रहा है कि राज्य स्तर की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होता है, और संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा एवं रिट अधिकार का प्रमुख केंद्र होता है। कौन? हाई कोर्ट। संवैधानिक अधिकार कहाँ मिला है? तो आर्टिकल 214 से 231। देखिए वहाँ आपका 124 से था, आपको 143 तक था। याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट जरूरी है, वो अनुच्छेद 214 में कहा गया है, ओके? कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान जो है, मतलब कॉमन हाई कोर्ट मतलब क्या होता है कि जैसे अभी के डेट में पंजाब और हरियाणा का जो कोर्ट है ना, वो आपका कहाँ है? चंडीगढ़ में जो है, वो आपका एक क्या है, कॉमन हाई कोर्ट है। तो उसका प्रावधान कौन करता है? तो आर्टिकल 231 करता है। और प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट जो करता है 214 करता है, कितना? आर्टिकल नंबर 214 करता है, और इसका कॉमन हाई कोर्ट का 231 करता है। संरचना कैसा है इसका, यानी कंपोजिशन क्या है? तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, और एक अन्य न्यायाधीश होंगे। संख्या संसद द्वारा निर्धारित होता है हाई कोर्ट के, जो विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, ओके? न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है? न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या है?
आपका अनुच्छेद दो 214 दो सॉरी 217 में यानी दो 217 में किया गया है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें भी है कॉलेजियम सिस्टम ही है जो क्या करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, संबंधित राज्य के राज्यपाल हैं, वो परामर्श देते हैं, तब जाके ये आपका राष्ट्रपति फिर उसको नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका योग्यता क्या होना चाहिए? तो इसमें योग्यता क्या होना, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या, 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष तक मतलब उच्च न्यायालय में ये अधिवक्ता का कार्य किया हो। न्यूनतम आयु निर्धारित इन लोग का नहीं है, मतलब कि कितना कम से कम आयु होना चाहिए तभी ये न्यायाधीश बन सकते हैं। सेवानिवृत्ति जो है आपका जो है कितना है, 62 वर्ष है रिटायरमेंट का। हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 124 में जो 4 में आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और 217 जो है आपका ये यहाँ इसका बात करता है, मतलब हाई कोर्ट का बात करता है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग। आज मैं अलग कुछ आपके लिए प्रयोग किया हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका ये कैसा लगा। तो क्या है पहला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो कौन सा है हमारा, आप बताइएगा। भारत में उच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा है? तो ये हमारा, दो या अधिक राज्य एक साझा उच्च न्यायालय रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक राज्य में अनिवार्य रूप से एक उच्च न्यायालय की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय की स्थापना केवल संविधान संशोधन से, ऐसा कोई नहीं है। उच्च न्यायालय संसद से नीचा होता है, ये भी कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है आपका आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट अनिवार्य है। 213 जो है आर्टिकल नंबर, ये क्या कह रहा है कि कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान जरूर कर रहा है। तो दो या अधिक राज्य के लिए एक साझा उच्च न्यायालय रख सकते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है हरियाणा और पंजाब इसका मुख्य उदाहरण के रूप में है। और गुवाहाटी भी जो है, गुवाहाटी जो है, असम का गुवाहाटी में जो है आपका हाई कोर्ट, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही मतलब यह एक क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमारा, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति ही करेगा। अभी ये बताया किसके परामर्श से, तो राज्यपाल, संबंधित राज्यपाल रहेंगे और ये चीफ जस्टिस रहेंगे। तो इन लोग दोनों मतलब मिलकर करेगा, परामर्श देगा, और कॉलेजियम सिस्टम से ही होता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु का कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं पे भी संविधान में कहीं भी न्यूनतम आयु का निर्धारित नहीं किया गया है। योग्यता जो होना चाहिए, 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष तक अधिवक्ता किया हुआ होना चाहिए, या विधिवेता हो, ठीक है, विधि ज्ञाता हो, तो वो भी बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा आज का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक है? तो आपको कितने वर्ष में होता है, आपका 62 वर्ष में। ये हफ्ता आपका सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा आज का, क्या कह रहा है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा आज का, वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार है? देखिए वहां पे आर्टिकल 131 पढ़े थे, 143 में क्या था आपका, ये भी याद रखिएगा। और 132, 133, 134 जिसके आपका संविधान के उल्लंघन पे होता था, ये आपका सिविल राइट जो सिविल मामले में देता था, ये आपका आपराधिक में देता था। और 143 जो था जुडिशियल रिव्यू जो हम लोग करते थे, उसके लिए वो था। तो ये याद रखिएगा कि आपको सलाह देने के लिए 143 भी काम किया है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है? तो आपका हो जाएगा ये 5 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आपका बी। राजद्रोह के मामले में ये आपका करता है कौन, आपका आर्टिकल 226 से क्या कर रहा है ना, कि व्यापक क्षेत्र इसका है। क्या है, व्यापक क्षेत्र है। देखिए एक तो फंडामेंटल जो राइट है उस पर भी बात करता है ये 226 से, और प्लस में इसका अन्य कानूनी अधिकार भी है, अन्य लीगल राइट्स भी इसको दिया गया है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये 1 मिनट, आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्या है? उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद अंतर्गत किस पे प्राप्त है? तो अभी बताया 226 के तहत, ठीक है? फंडामेंटल राइट और राज्य का कानूनी बाध्यता भी देता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आज का? तो उच्च न्यायालय के निर्देश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो किससे हटाया जाता है? तो ये संसद में आपका विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। ओके, आर्टिकल 217 में कहा गया है। कितना? आर्टिकल 217 में बोला गया है। किसी भी हाई कोर्ट के जज को नहीं हटाया गया है अभी तक, ये भी आप याद रखिएगा। और ना सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश को आज तक हटाया गया है। उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण किस पर होता है? किस पर होता है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका अधीनस्थ न्यायालय पर। ये अधीनस्थ न्यायालय पर आर्टिकल जो हमारा 235 क्या कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय जो भी है वो उसका बात करता है। अधीनस्थ न्यायालय में कौन होगा? जिला न्यायालय हो जाएगा आपका, सत्र न्यायालय हो जाएगा, सेशन कोर्ट हो जाएगा। आपका न्यायिक स्वतंत्रता का आधार जो प्रदान कर रहा है ना, ये इसी से कर रहा है, आर्टिकल 235 से। ओके, आगे चलते हैं आप आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है 9th नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकता है। ओके, तो ये क्या क्या कर सकता है? कर सकता है उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो ये भी कर सकता है, उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। उच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो ये क्या करता है? उच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट देता है आपका। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा अभी हम लोग पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह दे सकता है, आर्टिकल 143 में जो सलाहकारी क्षेत्र था, लेकिन उसके लिए वो बाध्य नहीं था, याद रखिएगा। तो ये हमारा सही नहीं होगा, तो इसलिए हमारा 1 और 2 9 का 1 सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा-सा ये है कि आपका कि हाई कोर्ट का जो है ना, हाई कोर्ट क्या करता है, जो क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ना इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इंटरप्रिटेशन माने होता है व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन। तो इससे क्या है, न्यायिक समीक्षा आता है, तो न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किससे दिया जाता है? तो किससे दिया जाएगा? तो आपका भारत का कौंसिल कंसोलिडेटेड फंड से किया जाएगा। तो ये आपका किससे किया जाएगा? आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे नहीं करके आपका भारत के कहा जाएगा, ये नहीं कि स्टेट का नहीं। ओके, तो ये क्या संचित निधि के तहत किया जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 10 का आपका डी हो जाएगा। वेतन संचित निधि से दिया जाता है, तो राज्य की वार्षिक भी स्वीकृति नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें मतलब उसका आपका परमिशन लिया जाए, परमिशन संसद का नहीं लिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उच्च न्यायालय की रिट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति से किस प्रकार भिन्न है? देखिए क्या होता है कि इसके पास फंडामेंटल राइट के साथ साथ ना आपका लीगल राइट भी रहता है। यही याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट के पास, और जो सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है सिर्फ 32 रहता है, जो जिसके तहत से वो केवल फंडामेंटल राइट रहता है। इसीलिए क्या हो जाता है, ये अधिक व्यापक हो जाता है और भिन्न भी इसीलिए होता है। तो यहाँ कहाँ पे है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य विधिक अधिकारों को लिए भी ये रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 226 के तहत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, सी हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है, आप देख लीजिए सही से। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण जो ट्रांसफर होता है किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो 12 का हमारा क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल जो है 200 आपका 22 जो कह रहा है क्या कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद ही मतलब ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है? रीजनल जो बायसनेस होता है उसको रोकने के लिए, मतलब क्षेत्रीय जो बायसनेस जो बायस का काम कर लेते हैं वो क्षेत्रीय वो मतलब अपना क्षेत्रीयता दिखाने लगे, तो इससे मतलब दिक्कत होता है, तभी वो करते हैं। निम्नलिखित में से आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या कथन कह रहा है कि उच्च न्यायालय को अवमानना की शक्ति प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय को भी भाई अवमानना की शक्ति प्राप्त है। कोई भी कोर्ट हो उसको अवमानना की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति केवल विधायी कानूनों से प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं है कि विधायी उच्च न्यायालय स्वयं अवमानना का निर्धारण कर सकता है। तो ये क्या है ना कि आर्टिकल आपको अवमानना का आर्टिकल 215 में ऐसा कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी रख सकता है। मतलब रिकॉर्ड कोर्ट का रिकॉर्ड रख सकता है और अवमानना का शक्ति अम, इसको संवैधानिक है जो संसद समाप्त नहीं कर सकता है, यानी ये खुद से भी अवमानना का निर्धारण कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग का आज का जो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है 14 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श अनिवार्य है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे तो राज्यपाल का, वहाँ का जो राज्यपाल है उसका जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 217 से हमारा कह रहा है, 217 से नियुक्ति जज का बताता है, हाईकोर्ट के जज के। आगे चलते हैं हम लोग, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील का संवैधानिक आधार क्या है? तो क्या है ये हमारा? तो आपका आर्टिकल 132 क्या बोलता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की बात करता है। ओके, और जो 133 जो है ना हमारा, वो सिविल मैटर्स का बात करता है, दीवानी मामले का करता है, और 134 जो है क्रिमिनल का करता है। ये क्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का था। उपयुक्त में से ये क्या हो जाएगा? आपका सभी हो जाएगा। यानी कौन सा अपील का संवैधानिक आधार है? 132, 133, 134 जो हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। ये क्या करता है? उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। किसके तहत? जो 133, 132 और 134 के तहत। अगला क्वेश्चन जो चलते हैं हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि न्यायिक समीक्षा जो है जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में उच्च न्यायालय क्या कहता है? तो ये क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य दोनों के कानून की समीक्षा ये कर सकता है। कौन? हाईकोर्ट कर सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? उच्च न्यायालय का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो अभी हम लोग पढ़े कि आर्टिकल 215 के तहत इसको दिया जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। ओके, तो हमारा क्या है? क्या अवमानना और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा 17 का? आपका सी, ये अवमानना के लिए भी दंड दे सकता है। समझे? अब हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है आज का, जो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है आपका? अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, ये भी प्रशासनिक कार्य है। आपका जिला न्यायाधीशों को प्रोन्नति, ये भी प्रशासनिक कार्य है, नहीं है आपका। अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रण करना भी प्रशासनिक कार्य। राज्य के बजट को जो कार्य, जो ये प्रशासनिक कार्य है, ये भी प्रशासनिक कार्य है। अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति, ये भी प्रशासनिक। राज्य के बजट के स्वीकृति जो है, ये इसका प्रशासनिक कार्य नहीं है। ये क्या कौन करता है? बजट की स्वीकृति का राज्यों का जो कर का बंटवारा करता है ना, वो फाइनेंस कमीशन के तहत ये मुद्दा आएगा, जो आर्टिकल नंबर 280। जब हम लोग फाइनेंस कमीशन या जो राज्यों के बजट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये आएगा मुद्दा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 19 नंबर, यदि किसी राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो? संसद एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। ये संसद कर सकता है, जो हम लोग देखे थे ना कॉमन का 213 में बात करता है, आर्टिकल 213 की कॉमन एक आपका हाई कोर्ट हो सकता है 2 राज्यों के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आपका हाई कोर्ट का, और आज का भी। न्यायिक स्वतंत्रता की दृष्टि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की को किससे सुरक्षा प्राप्त है? किससे प्राप्त है? तो संविधान से है। किससे? संविधान से है। ओके, तो आज जो है आपका, आपके लिए एक चीज़ और लाया था मैं आपके लिए समझाने के लिए कि थोड़ा-सा देखते हैं जो पीछे हम लोग को छूटा हुआ था, आपका क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। तो क्यूरेटिव पिटीशन जो है सर्वोच्च न्यायालय का में दायर की जाने वाला अंतिम, मतलब लास्ट होता है, और असाधारण याचिका होता है, जिससे जिसे तब दाखिल किया जाता है जब रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुका है। रिव्यू पिटीशन जब खारिज हो चुकता है, मतलब हो जाता है, तब ये जारी किया जाता है, और न्याय के सिद्धांत मतलब नेचुरल जो है जस्टिस का गंभीर उल्लंघन हुआ हो, तब ये पिटीशन दायर किया जाता है।
इसकी उत्पत्ति कब हुई क्यूरेटिव पिटीशन के? तो मामला जब आया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का, जो 2002 में केस आया था। सुप्रीम कोर्ट उसी ने निर्णय कहा था कि न्याय में हुई गंभीर त्रुटि को सुधारने के लिए अंतिम उपाय के रूप में क्यूरेटिव पिटीशन का स्वीकार की जा सकती है। तो याद रखिएगा ये, ओके। और इसका उद्देश्य क्या रहता है क्यूरेटिव पिटीशन का? तो न्यायिक भूल मतलब जुडिशियल एरर को सुधारने के लिए, नेचुरल जस्टिस का रक्षा करने के लिए और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए। इस संविधान में सीधा उल्लेख नहीं है इसका क्यूरेटिव पिटीशन का, विकसित हुआ है अनुच्छेद 137 जो रिव्यू पावर होता है, यानी रिव्यू पिटीशन जो डाला जाता है उसके बाद, और अनुच्छेद 142 जो कंप्लीट जस्टिस जस्टिस का बात करता है, यानी न्यायिक नवाचार, ये जुडिशियल इनोवेशन है, ओके। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? आप ज़रूर अपने जो रिव्यू आप दे सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, थोड़ा-सा और छूट गया है, जो अभी थोड़ा-सा और भी बाकी है, वो भी बता देते हैं आपको। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का शर्त क्या है? तो क्यूरेटिव पिटीशन तभी स्वीकार किया जाएगा जब रिव्यू पिटीशन पहले से खारिज हो चुका है, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है। पक्षकार कौन होगा? जो सुना न जाना क्या है कि जैसे सुना न जाना, बायस पूर्वाग्रह हो जाना, तो मतलब ये है कि जस्टिस का उल्लंघन हुआ। याचिका में यह प्रमाणित हो कि वरिष्ठ अधिवक्ता जो है, सीनियर एडवोकेट जो है, ये ने इसके योग्य होने की पुष्टि की है। याचिका जो हलफनामा है, एफिडेविट जो है के साथ दायर हुआ हो। याचिका हलफनामा मतलब एफिडेविट के साथ दायर हो, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं होगा, ओके। आगे और देखते हैं। तो और क्या है हमारा कि रिव्यू पिटीशन जो है, अब थोड़ा-सा रिव्यू पिटीशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाले वह याचिका है, जिसके माध्यम से अदालत अपने ही अंतिम निर्णय को पुनः मतलब समीक्षा करता है, रिव्यू करता है। इसका उद्देश्य क्या है? स्पष्ट त्रुटि यानी एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड को सुधारना होता है। संवैधानिक आधार क्या होता है? आर्टिकल 137 से सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों को समीक्षा का शक्ति मिलता है। हाई कोर्ट 226 के तहत, सीपीसी के तहत और सीआरपीसी के तहत समय सीमा जो है क्या है आपका 30 दिन के भीतर ये दाखिल करने होते हैं, निर्णय या आदेश की तिथि से मतलब दाखिल करना होता है। तो इसमें समय सीमा भी है, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन में समय सीमा नहीं है। रिव्यू पिटीशन को स्वीकार होने का आधार है। रिव्यू तभी स्वीकार हो सकता है, पिटीशन हो सकता है, जब रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि हो, न्याय और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया हो, और कोई गंभीर कानूनी भूल हुई हो, या नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो। केवल निर्णय से असहमति रिव्यू का आधार नहीं माना जाएगा। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं कमेंटेटर्स, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए और तथा इसे शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बहुत मतलब बेनिफिट होगा, ये मेरा वादा है। और हमारा जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल है, और इसको आप शेयर करते रहिए। और वेब्स एकेडमी 24 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा, और हमारा रात का जो आज का जो एनसीईआरटी है, वो और भी मज़ेदार होने वाला है क्लास जो है। आज आपको बताया जाएगा प्लेट टेक्टोनिक का आपका जो सिद्धांत जो है, उसके बारे में मतलब कैसे प्लेट का निर्माण हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसको आपको खोल के रखा जाएगा आपके सामने बहुत ही अलग तरीके से। तो आइए और हमारे रात 9 बजे हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी से जुड़िए, और वहाँ पे आपको आज से जो होगा क्लास जो प्रीमियर करके आपको भेजा जाएगा आपको रात 9 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।